बेटा फटाफट मुझे बताएंगे, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो पिछली क्लास में बेटा हम कहाँ पे आ गए थे? हाँ, वेज डैश फॉर्मूला हमने देख लिया था कि वेज डैश फॉर्मूला जो है वो कैसे बनता है। अब फटाफट आगे चलते हैं अपन। चलो बेटा, दूसरा बेटा फॉर्मूला होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हम देख रहे थे, कायरल सेंटर वगैरह की बात की। अब यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा। ऑल राइट, बच्चों में किसने ज्वाइन नहीं किया, ये भी अजीब है बात है, इतना लेट हो गया तो भी। चलो बेटा, तो नेक्स्ट बेटा होता है हमारे पास में, सॉरी, नेक्स्ट प्रोजेक्शन अपने पास आ जाता है फिशर प्रोजेक्शन। ऐसा कोई डरना नहीं है, फिशर प्रोजेक्शन हमारे एक्चुअल में जब बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे, या आप पता नहीं बायो में पढ़ लिया क्या, बायो वाले बच्चों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 11th में था क्या? यस सर। तो उसमें स्ट्रक्चर वगैरह भी थे क्या ग्लूकोज के और इन सब के? यस सर। बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो उसमें क्या पढ़ते थे, आपने देखा होगा बट कभी गौर नहीं किया होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेटा हम इस तरह से बताते थे, ध्यान से देखना। जब भी बॉन्डिंग बनाते हैं हम, तो फिशर प्रोजेक्शन में ऐसा समझो मेरे पास में एक तरह से ऐसा कुछ था, मान लो कि इस तरह से मेरे पास कुछ है बेटा, ये वेज टाइप से और ये डे टाइप से। तो बेटा ए, बी और मान लो सी और डी है जैसे, ठीक है, और यहाँ पे मतलब कार्बन या जो भी बीच में अपने पास कोई एलिमेंट है वो एलिमेंट रहेगा। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम इसको कैसे दिखाते हैं? सिंपली वी डिनोट इट लाइक दिस, ए बी सी और डी। मतलब क्या हुआ, जो दो बॉन्ड अबव द प्लेन होंगे बेटा, उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं। और नॉर्मल, सिंपल नॉर्मल लाइन, हॉरिजॉन्टल सिंपल नॉर्मल लाइन की बनाते हैं, जैसे कि यहाँ बनाई देखो। तो अबव द प्लेन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ए और सी जैसे दिखा दिया यहाँ। और टू बॉन्ड्स जो बिलो द प्लेन हो गए हमारे पास, उन्हें हम दिखाते हैं सिंपल वर्टिकल लाइन से, बिल्कुल नॉर्मल लाइन, मतलब कोयल नॉर्मल लाइन टाइप से बनाते हैं। तो बेटा आपको याद हो तो ऐसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते थे, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, जस्ट एक एग्जाम्पल जैसे बना के बता रहा हूं मैं। हमारे पास में एक बार ये लिखो बेटा, मैं एग्जाम्पल देख लेता हूं एक बार, क्विकली लिख लो जल्दी से। लिख लिया? यस सर। तो बेटा जनरली जो फिशर बनाया जाता है वो एक तरह से ढंग से देखो, कायरल, ये जो कार्बन होता है जनरली हम प्रीफर करते हैं कि हो सके जहां तक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बट हम प्रीफर करते हैं कायरल कार्बन हम बीच में दिखा पाए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है बट जनरली ऐसा होता है, हम प्रीफर करते हैं कि है तो वो बीच में बने अपना। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं
CHO CH OH CH2OH, ये एक कंपाउंड है बेटा अपने पास। अब इनकी इसकी नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ जरा, किसी को रिमेम्बर है? एल्डिहाइड सबसे पहले प्रायोरिटी पे आता है बेटा, तो इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर। अब यहां जब भी फिशर बनाते हैं बेटा, फिशर में C1 मतलब कार्बन जिसको नंबर 1 दिया है वो टॉप पे आता है, और C लास्ट बॉटम पे होता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक बार समझना है इसको। अच्छा, इसमें कायरल कार्बन कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को? देखे बताओ, पहचान सकते हो तो सोच के तुरंत। CH। यहां वाला बेटा, ये कार्बन कायरल है। आ रहा है क्या समझ में? देखो Yes, ये sir. ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और एक H, यस चारों सर। ग्रुप डिफरेंट है। तो इसको मैं फिशर कैसे बनाऊंगा? फर्स्ट फर्स्ट वाला टॉप पे, तो CHO टॉप पे। अब इसको दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, दोनों तरफ, एक तरफ H हो जाएगा, एक तरफ OH हो जाएगा, और नीचे C लास्ट CH2OH। तो इस तरह से फिशर बना लेते हैं अपन। थोड़ा दिमाग में आया? अरे ऐसा कोई हार्ड एंड Yes, sir. फास्ट नहीं बेटा, डरो मत। ऐसा कोई बनाने को नहीं बोलेगा, बट बनाया हुआ भी हो तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या मतलब है इनका। बात इतनी समझ पा रहे हैं हम? Yes, sir. हाँ, कि जैसे ये बनाया हुआ है तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से शायद नंबरिंग शुरू हुई होगी, यहाँ पे कार्बन है, वो कायरल है या नहीं, वो साफ दिख रहा है। देखो कि कायरल है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, दिस इज लास्ट एलिमेंट हियर। इस तरह से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ऐसा दिख जाए, ऐसे बना हुआ मतलब फिशर प्रोजेक्शन में है ये। अच्छा, ऐसा खूब सारे और भी बने बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला रिमेंबर हो, किसी को रिमेंबर है क्या? Anyone? C6H12O6 Sexual. होता है। C6H12O6। Yes, sir. फॉर्मूला तो यही है, उसका स्ट्रक्चर आइडिया है किसी को? बेटा ग्लूकोज भी बहुत तरह के होते हैं, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो Yes. रोटेटरी वगैरह। तो तुम्हें याद हो तो बेटा ऐसा बना देते हैं ग्लूकोज को। मैं ऐसे ही रफ एक बना रहा हूँ, मुझे भी जस्ट एग्जैक्ट रिमेंबर नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। OHH, उसके बाद सीधा और HOH चलता था दो और जगह पे, HOH, और लास्ट में CH2OH। तो ये एक रिएक्शन ही है ग्लूकोज का, है ना? तो इस तरह से बेटा ये प्रोजेक्शन एक तरह का जो बहुत यूज लिया जाता है, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। तो यहाँ बेटा इन सब का मतलब हमें पता चल जाता है कि ये मतलब जैसे बॉन्ड्स वगैरह कैसे क्या चेंज हो रहे हैं, इस कार्बन पे कैसे बॉन्ड है, इस पे कैसे, इस पे कैसे, इस तरह से। ठीक है, गुड। तो फटाफट एक बार बस लिख लो इसे जल्दी से, राइट इट डाउन क्विकली। लिख लिया हमने? बेटा इज इट डन?
जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. हाँ ना? Yes, sir. चलो बेटा, Yes, sir. बेटे ये देख लिया हमने, तो एक छोटा सा Yes, पोर्शन sir. आता है, दैट इज नॉन एज नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसा हमने देखा था किसके लिए, ज्योमेट्रिकल के लिए, वैसा ही हमारे पास आता है नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अपने चैप्टर का पार्ट में पहले भी कर चुका, तो ध्यान से देखना। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो सबसे पहली कंडीशन होती है हमारे पास में, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, मतलब कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। अच्छा, कायरल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेसिक तरीका होता है बेटा नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर। याद हो तो यही कॉन्सेप्ट मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी सिखाया था, याद Yes, आ sir. रहा है क्या? Yes, sir. तो अपनी इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होता, वो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो ये बना रहा हूँ डायग्राम। मान लो ऐसा कोई कंपाउंड था ए सी बी और डी। यदि इसके मिरर इमेज में बनाऊंगा, यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा। क्या ये दोनों एक दूसरे को, मतलब इसकी इमेज के इसको पूरी तरह ढक लेगी? तो आंसर है नहीं ढक पाएगी। ढक पाएगी क्या? No, sir. नहीं ना। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे। अच्छा। ऐसे कंपाउंड होंगे ऑप्टिकल एक्टिव, इनको कायरल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और ऐसे ही कंपाउंड्स को बेटा एक और दिया जाता है, किसी को रिमेम्बर है पुराने उससे? वी कॉल देम इनिशियोमर्स। याद है या भूल गए ये वर्ड? भूल गए होंगे हम, कोई ना डेफिनेशन लिखवाएंगे भी इनके पे, इन पे भी। बट क्या इतना बेसिक आइडिया क्लियर हुआ? अरे नाम है Yes. जो बेटा एक दूसरे की मिरर इमेज, उनको इनिशियोमर कहा जाता है। दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो इन ऑप्टिकल, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो कैसे पता करेंगे कोई कंपाउंड कायरल है या नहीं? सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ सर, एक मिरर बनाओ, उसमें उसकी इमेज बना के देखो, दोनों को देखो एक दूसरे पे कवर कर लेती है, कर लेते हैं तो कायरल नहीं है, और नहीं करते तो कायरल हो जाएंगे। क्लियर? आर वी गुड बेटा? Yes, sir. हाँ चलो, अब सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, मॉलिक्यूल शुड बी, मॉलिक्यूल should not contain any of the symmetry, any of the three symmetry। अच्छा, सिमेट्रीज क्या है अभी बेटा बताया जाएगा आपको कि सिमेट्री क्या होती है ना। तीन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में तीन सिमेट्री कौन कौन सी होती है हमारे पास में, हम इनको आगे पढ़ेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है जो समझना पड़ेगा हमें। ठीक है बेटा, मेनली ये दो होती है, एक्सेस, और एक और सिमेट्री होती है अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। बट दिस इज ऑफ नो यूज एट ग्रेड 12th लेवल, फिर भी हल्का सा बता देंगे अपन आपको। ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव एनी ऑफ, मतलब इन तीनों में से एक भी सिमेट्री हो गई तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, मतलब वो कायरल नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? Yes. बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो ये दो कंडीशन हो गई हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। और मैं जैसे नोट करके एक अलग से पॉइंट लिख देता हूँ, वो हमेशा याद रखना है बेटा, तो लिख लो इसे फटाफट। मॉलिक्यूल
which is superimposable on its mirror image is achiral. achiral भी बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी बोलते हैं, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा ऐसे। डन बेटा। तो समझ आया क्या? आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. चलो देखो आगे। अब बेटा कुछ एक दो टर्म्स देखते हैं पहले। सबसे पहली टर्म है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर्स, ठीक है। इनेंशियोमर्स को बेटा हम ऐसे ध्यान रखेंगे, अरे तुम में से किसी ने जोश मूवी देखी है क्या पुरानी? एनीवन? No, sir. नहीं देखी हुई? किसी ने जुड़वा देखी है No, sir. पुरानी? Yes, sir. Yes, sir. पुरानी जुड़वा या नई जुड़वा में से कोई भी? Yes, sir. सर पुरानी देखी हुई। अच्छा देखी हुई है, चलो देखो बेटा। सर सलमान खान की ना? हाँ, तो बेटा इनेंशियोमर्स जो है ना, उसको हम शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जुड़वा कॉन्सेप्ट है एक तरह का। कैसे? अभी तुम्हें मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो समझ में आएगा बेटा। हाउ वी आर सेइंग दिस इज ए जुड़वा कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन से तुरंत समझ आओगे और हमेशा याद भी रहेगा। आइसोमर्स which are mirror images of each other. Mirror images of each other. Each other are known as enantiomers. क्या ये समझ आया क्या? ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये क्या बात हुई, मिरर इमेज तो सभी होते हैं एक तरह से, या हम इमेज मिरर बनाएंगे तो बन जाएंगे इमेज। बेटा मिरर इमेज तो होते हैं, बट ध्यान से समझना, इसको अच्छे से ध्यान देना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, COOH OH HCH3। बेटा इसकी इमेज बनाओ एक बार। क्या ये बनेगी? Yes, sir. अब बेटा ध्यान से देखो, क्या ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकती है? दोनों No, sir. नहीं हो सकती। तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। दिस सिंपली इम्प्लाइज कि ये जो है एक्चुअल में एक दूसरे की इमेज से बेटा। तो इमेज है, मिरर की इमेज ली गई है, दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। यदि इसको मिरर के सामने खड़ा कर दूं तो इसकी इमेज ये है, और इसको खड़ा कर दिया जाए तो इसकी इमेज ये हो जाएगी।
तो दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड एज वेल एज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसको हम बोलते हैं बेटा इनेंशियोमर। तो शॉर्ट में क्या ध्यान रखते हैं, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो जब एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं तो हम उनको इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि ये इनेंशियोमर्स है। बात समझ में आ रही है हमें? Yes. आ रहा है दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा? ठीक है। Yes, sir. तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक इमेज बनाओ। देखो दो कंपाउंड दिए हुए होंगे बेटा, तुम्हें ऐसे सवाल ऐसा आता है, ये दो कंपाउंड दे देंगे, पूछेंगे इनेंशियोमर है कि नहीं। तो तुम क्या करो कि एक कंपाउंड लो, उसकी इमेज बना के देख लो क्या दूसरा जो दिया है वो आ रहा है क्या, मतलब वो इनेंशियोमर है। मेरी सर बात को समझ सुपर में आया? इम्पोज हो गई तो इनेंशियोमर नहीं है? हाँ, होगी ही नहीं बेटा, ऐसे चिंता ही क्यों करते हो, होगी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, सुपर इम्पोज होंगी ही नहीं, चिंता मत करो। जो ऐसे बनेंगी मतलब कायरल होना चाहिए ऑब्वियसली, कायरल नहीं हुआ तो फिर हो सकता है। और कायरल की बात कर रही है तो पहली बात तो कायरल के ही लिए हो रहा है एक तरह से ना, तो ऐसे केस में नहीं होगा, चिंता न करो। ठीक है। Okay, sir. कायरल कार्बन तो अपनी पहली कंडीशन है ऑर्गेनिक में, जब ये सब कंपेयर हम करते हैं तो बेसिक सी बात, व्हाट इज इनेंशियोमर? इनेंशियोमर ऐसे ऐसे कंपाउंड होते हैं। एक दूसरी टर्म आती है बेटा डाइस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स के लिए बेटा तुम याद रख सकते हो जोश कंसेप्ट। वैसे किसी ने देखी नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पता नहीं ऐसे बच्चे आजकल के ऐसे टीवी सीरीज ये सब देख लेते हैं। जोश कंसेप्ट में क्या होता है बेटा, शाहरुख एस आर ऐश्वर्या दोनों जुड़वा होते हैं, मतलब दोनों एक साथ मतलब जन्मे हुए होते हैं, जुड़वा भाई बहन होते हैं। एक दूसरे की मेरी वो है कि No, sir. नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है। अरे बात को समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. Yes. ये है अनआइडेंटिकल ट्विंस। हाँ, अनआइडेंटिकल ट्विंस कह लो। तो ये जोस कॉन्सेप्ट है एक तरह से कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, विच आर नॉट। सर करण अर्जुन नहीं हो सकता इसका एग्जाम्पल? बेटा उसमें तो हाँ कह तो सकते हैं, काइंड ऑफ, बिल्कुल वो भी कह सकते हैं, बट वो साथ के थे क्या, दैट इज नॉट श्योर। मतलब एक छोटा एक बड़ा था, पता नहीं क्या था सीन उसका, तो इसका वो नहीं, बट ये तो मतलब आइडेंटिकल वो होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस टाइप्स है ना। आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियम। बेटा टर्मिनोलॉजी है, बस ध्यान रखना है, डायस्टीरियमर्स, ठीक है। तो इनको डायस्टीरियमर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं तुम्हें यहाँ भी। इसके लिए थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल बनाना पड़ता है। HBr CH2CH3 ऐसा कोई कंपाउंड है बेटा, मान लो। अब ध्यान से देखो, मैं इसका एक दूसरा रूप बना रहा हूं यहाँ, देख समझ पाते हो क्या? CH3 HBr BRH CH2CH3। बताओ क्या सेम ही कंपाउंड को दो तरह से लिख दिया मैंने? Yes, बट sir. क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या दोनों? No, sir. बना के देख लो इसकी इमेज, या इसकी बना के देख लो, क्या इसकी इमेज ऐसी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो ये दोनों कैसे कंपाउंड है? ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स है। डाइस्टीरियोमर्स, आई बात समझ में? Yes, sir. बेटा देखो तुरंत पता चलता है, इस कंपाउंड की मिरर इमेज बनाओ, ये नहीं बन रहा तो मतलब ये इनेंशियोमर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो डाइस्टीरियोमर है। क्लियर? Yes, sir. चलो लिखो फटाफट इस चीज को, Yes, sir. इस कॉन्सेप्ट को लिख लो फटाफट फटाफट। बेसिक टर्मिनोलॉजी देखो बेटा, फटा बहुत बेसिक बेसिक से।
बहुत आसान है, याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है। हमें दो कंपाउंड दे दे और पूछे कैसे हैं, एक की मिरर इमेज बनाओ, यदि दूसरा वही है तो दोनों इनेंशियोमर है। एक की मिरर इमेज बना के देख लो, दूसरा वो नहीं है तो डाइस्टीरियोमर है। अच्छा, पहली बात, दोनों सेम भी होने चाहिए। यदि सेम ही नहीं है तो आइसोमर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर डाइस्टीरियोमर या इनेंशियोमर कोई बात ही नहीं हो सकती। डन। बेटा बात समझ आ गई? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। Yes, sir. अब बेटा देखो, ये जो दो कंपाउंड होते हैं ना, इनमें से कोई एक तो क्लॉकवाइज घुमाता है, कोई एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो एक मतलब डेक्स्ट्रो होता है, एक लीवो होता है, बट वो हम देख के भी नहीं बोल सकते कौन सा कैसा होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. हाँ, वो देख के नहीं बोल सकते, वो Yes, sir. काइंड ऑफ एक प्रैक्टिकल बिहेवियर होता है, और वो मैंने समझाया था कैसे पता लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बुक्स में जैसे लिखा रहेगा बेटा प्लस या डी, तो वो मतलब क्लॉकवाइज या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, माइनस या डी एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी है, बट दे डजंट इम्प्लाई कि हम देख के बता सकते हैं किसी को। तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं है वो कोई चीज हमें। तो एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है बेटा हमारा रेसिमिक मिक्सचर। व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? तो बेटा ध्यान से देखें, हम क्या बोलते हैं। इक्विमोलर कंसंट्रेशन, इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो एंड ऑप्टिकली एक्टिव लीवो of a compound makes racemic mixture। मतलब हम बोलना क्या चाहते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। COOH HOHCH3 और दूसरा कंपाउंड है OH HCOHCH। बेटा इसको चाहो तो याद रख लेना, इसको डी लैक्टिक एसिड बोला जाता है, डी लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड। इसको क्या बोलूंगा? एल लैक्टिक एसिड या फिर Negative. माइनस लैक्टिक एसिड। बेटा कंपाउंड का नाम है, आगे जाके और सीखोगे बेटा। अब क्या किया जाए, ध्यान से समझना मेरी बात को। यदि इक्विमोलर मतलब इक्वल दोनों के लिए मिक्स कर लो, ठीक है। मान लो हमने यहां से भी बेटा मान लो कोई भी n मोल ले लिए, n मोल पर लीटर, और यहां से n मोल पर लीटर ले लिए और दोनों को मिक्स कर दिया, तो जो कंपाउंड जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बेटा रेसिमिक मिक्सचर। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो लाइट को घुमाता है क्लॉकवाइज, ये घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को मिला के कैसे घुमाएगा? अरे एक घुमाता है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों को इक्वल इक्वल ले लिया तो कैसे घुमाएगा? हे भगवान।
अरे कुछ तो बोल दो, गलत ही बोलो। सर कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को। बहुत बढ़िया बेटा। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा कॉमन सेंस, इसका आधा और इसका आधा ले लिया, तो अब इसके सॉल्यूशन से लाइट को गुजारोगे तो ये तो उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, ये उसको जितना ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा उतना एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो वापस बाहर प्लेन की प्लेन लाइट निकल जाएगी। मतलब एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों का इक्विमोलर ले लेंगे तो नेगेटिव। ऑप्टिकल। कॉमन सेंस कहा गया। अच्छा चलो मैं तुम्हें पूछूं एक सवाल, कॉमन सेंस है तो, यदि डी को थोड़ा सा ज्यादा ले लूं, मान लो डी 60% लिया और एल 40%, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? अब देखो ये अलग से सिखाने की चीज नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन या क्या क्लॉकवाइज घुमाएगा नेट? यस सर। यस सर। हाँ बस वही तो चीज है समझने की। अब ये कोई बताने की थोड़ी, अब रेसिमिक मिक्सचर बता दिया। अब क्या एक आध बार जेई में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने बोल दिया कि डी को बेटा 70% लिया है और एल को 30%, देन फाइंड द एक्सेस परसेंट ऑफ डी, और नेट रोटेशन कैसा देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जो कोई भी कर सकता है। अब बच्चों को आता है कि ये तो कभी बताया ही नहीं गया, ये तो कभी स्टडी नहीं हुई कि नेट रोटेशन कैसे निकाले। अरे कॉमन सेंस भी लगाओ बेटा, 50-50% मतलब बराबर बराबर लेने से जीरो हो जाता है, तो जिसको बड़ा लोगे उसका इफेक्ट आएगा नेट। क्लियर? यस। चलो लिखो इसे फटाफट। ये रेसिमिक मिक्सचर वर्ड बेटा काम आएगा आगे जाके, हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें आता है रेसिमिक मिक्सचर बनना, तो ये सब काम आएगी हमारे, इसलिए अच्छे से पढ़ते चलो। बार बार फिर वो वर्ड आएगा तो वहां नहीं समझाऊंगा मैं कि क्या है इसका मतलब। तो बेटा यहाँ इतना ज़्यादा टाइम देके पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो फिर हमसे होनी चाहिए वो सब चीज़ें वहाँ। गुड बेटा, रिटर्न। हाँ ना, जल्दी बताओ बेटा। डन सर। डन, आगे बढ़े। चलो देखो, आई होप ये बेसिक पार्ट क्लियर है बेटा। अब फटाफट से देख लेते हैं हम। हमें बेटा दो सिमेट्री अच्छे से समझनी है, थर्ड हमारे काम भी नहीं आती, तो क्विकली देख लेते हैं एक बार। प्लेन ऑफ सिमेट्री जल्दी जल्दी एक बार करते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में फिर और देख लेंगे, हम काफी टाइम लगा रहे हैं क्योंकि इसमें। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है बेटा, ध्यान से देखना, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। एन इमेजिनरी प्लेन present within the molecule, present within the molecule such that one half is the mirror image of
अदर हाफ। ठीक है बेटा। तो एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन किसी भी मॉलिक्यूल में कि उसको हम कंसिडर कर ले तो एक हाफ मॉलिक्यूल का मिरर इमेज हो जाए अदर हाफ की, यदि ऐसा है तो उसको बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे बेटा, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। समझो ये मॉलिक्यूल है बेटा, अब इसका वो नॉर्मल तो बना ही सकते हैं हम। क्या यहाँ पे एक लाइन खींचूं मैं, ऐसा समझो यहाँ से एक प्लेन जाए, तो क्या ये प्लेन इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? सोचो जरा। Yes, sir. बिल्कुल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सीमा से दिखाते हैं बेटा। कैसे? इसका एक हाफ देखो यहाँ पे, इसकी मिरर इमेज लो, क्या दूसरा हाफ बन रहा है? थोड़ा अच्छा नहीं बना बट समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. यस कॉमन सर। सेंस। अच्छा, अब दिमाग लगा सको तो बताओ इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज बनेंगी, और बोलो मत, मैं जब बताऊं तब मैच करना अपना आंसर। क्या लगता है कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज बन सकती है इसमें? बहुत सारी बन सकती है। तो इसका मतलब बेटा जिस भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई वो कायरल नहीं होगा। इज इट डन? Yes, sir. यस सर। Yes. चलो बेटा देखो, चलो मैं बता रहा हूं, देखें। एक यहां से जाती हुई प्लेन, एक यहां से जाती हुई प्लेन, एक यहां से जाती हुई प्लेन, एक यहां से जाती हुई प्लेन। और भी कुछ दिख रहा है क्या? No, sir. हाँ, तो कितने एक्सिस हो गए, कितने प्लेन हो गए? Four. 4 Four. प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा इसमें। कोई और दिख रहा है क्या? मिस तो नहीं कर दिया कुछ? क्लियर है? अरे थोड़ा थोड़ा समझ Yes, में आ रहा sir. है बेटा? Yes, sir. चलो देखो जरा, यस सर। CH3। तो बेटा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी वो कायरल नहीं कहलाएगा ना, वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होता, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। देखो जरा, है क्या कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री?
सोचो जी सोचो ऐसा होता तो। Yes, sir. है ना? यहाँ से पास करता हूँ आप ले। सर CH3 से भी तो वर्टिकल भी तो आ सकता है। क्या बेटा? वर्टिकल तो कैसे होगा बेटा? वर्टिकल मिरर इमेज कैसे होगी? एच एच की मिरर इमेज CL होंगी क्या? सर CH3 को ये नहीं समझे? समझ गए सर। बेटा देखो वर्टिकल नहीं, अरे ये तो जियोमेट्री जियोमेट्री खेल रहे हैं हम। वर्टिकल बनाऊंगा तो ये हाफ इमेज, ये थोड़ी होगा मिरर इमेज। अब जैसे यहाँ से मैंने काट दिया तो देखो बेटा, ये ऊपर का जो ये हाफ जो बचा, इसकी डेफिनेटली मिरर इमेज है। लेके देख लो, इमेज बना के देख लो कांच में। आ रही बात समझ? यस नो? यस नो। चलिए बेटा, तो कभी बेटा देखो ये सब बोर्ड लेवल पे सच बताऊं तो बहुत काम नहीं आता, बट जेई में जैसे क्वेश्चन आते हैं, अब जैसे ये पूछ लिया ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं, तो वहां पे ये सब चीजें काम आ जाती हैं हमारे, कि हमने देख लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, हम चेक करते हैं यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई मतलब वो नहीं करेगा। तो ये सब चीजें हमें बहुत काम आती हैं। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. चलो देखो बेटा, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। तो बेटा पढ़ा रहा था तो मैंने कहा छोटा सा पॉइंट और बता ही देता हूं, इसलिए बता रहा कि इतना नीड नहीं था, वैसे बेसिक बेसिक टर्म्स ही सीखनी होती है हमें बोर्ड उसके हिसाब से। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो ये क्या होती है बेटा? देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं अगेन। ए पॉइंट प्रेजेंट विदिन the molecule such that ongoing in either direction we find identical groups at equal distance throughout the molecule। ये थोड़ा अजीब सा है बेटा, समझना पड़ेगा इसको। इज नॉन ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। बेटा ध्यान से समझो, एक बार वापस पढ़ता हूं। ए पॉइंट प्रेजेंट विद इन द मोलिक्यूल सच दैट ऑन गोइंग इन ईदर डायरेक्शन वी फाइंड आइडेंटिकल ग्रुप्स एट इक्वल डिस्टेंस। एक एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें समझ जाएगा बेटा। ऐसा मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में मैं एक पॉइंट ले लूं, ध्यान से समझना आप। तो क्या मैं इधर गया तो मुझे कोई ग्रुप मिलेगा, कोई कार्बन CH2 है जैसे बेटा यहाँ, तो क्या इससे इधर उतनी ही दूरी पे जाने पे भी CH2 मिला? यहाँ देखो CH2 छुपा हुआ, मैं इसका साइड में दूसरा वो बना देता हूँ, CH2 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 CH2। क्या इस सेंटर के अबाउट इधर और उधर सेम डिस्टेंस जाने पे सेम ग्रुप मिले क्या? Yes. इसी तरह बेटा क्या इधर सेम डिस्टेंस जाने पे सेम ग्रुप मिलेंगे क्या? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम दिखाते हैं CI से बेटा। दिस इंप्लाइज ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री।
अब देखे तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आया तो बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचना जरा। तुम्हारी सहूलियत के लिए बना देता हूँ, बाकी वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। यस सर है। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, डेफिनेशन समझ के थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो, इतना आसान नहीं है। पक्का लग रहा है क्या? सोच लो जरा। आंसर बेटा सी आई नहीं है इसमें। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे, कौन बताएगा? बेटा देखो, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सेंटर पे मिलती है बेटा जनरली, तो सेंटर से मैं इधर चला, अरे एलिमेंट मिला CH2, क्या इतना ही दूर में नीचे आऊंगा तो मिलेगा क्या? कोई एलिमेंट ही नहीं है इधर तो। बेटा ऑन गोइंग इन इधर डायरेक्शन, मतलब उस पॉइंट उससे इधर जाओ अपोजिट, मतलब दोनों तरफ जाने पे सेम दूरी पे सेम ग्रुप मिलना चाहिए, तभी उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। क्या यहाँ मिलेगा क्या? इसी तरह नो सोचो, सर। इस तरफ में किसी दूरी पे गया, क्या इसके अपोजिट मिल रहा है क्या कोई ग्रुप? नो सर। मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ सोचो है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा। यस सर। Yes, sir. चलो बेटा देखो, यहाँ सेंटर से इधर जाऊंगा तो भी CH2 ग्रुप, इधर भी ग्रुप, इधर गया तो भी, इधर गया तो भी। बेटा यहाँ से इधर जितना दूर गया उतनी दूर इधर CH3 मिल जाएगा, और जितना दूर इधर H मिला उतनी दूर इधर H मिल जाएगा। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे चेक करो, नहीं आया समझ? है सर। है सेंटर ऑफ सिमेट्री? बिल्कुल है बेटा, CI है इसमें भी। देखो यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करो, तो जितनी दूर इधर गए उतनी दूर इधर जाने पे सेम, जितनी दूर इधर गए उतनी दूर इधर जाने पे सेम, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें। थोड़ा सा समझ आ गया क्या? Yes, sir. चलो लिखो जल्दी से इसे।
इज इट डन? आगे बढ़े बेटा। आगे बढ़ जाए क्या? Yes, sir. ठीक है बेटा, एक सेकंड बेटा। हेलो, हाँ बोलो, बोलिए सर। अच्छा 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 अच्छा। तो अब हाँ आ गया क्या अपने यहाँ पे? क्या करें बताओ? नहीं नहीं, वो तो टेबल बुक नहीं, उसको काउंटर था एक ऐसे ही खराब था और वो जो था वो। हाँ 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 हाँ, नहीं उसका तो कोई काम नहीं है, भले यदि वो से चला जाता कबाड़ी में दे सकते तो वो दे देते भले आता। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो क्योंकि अभी क्या फिर वो तो यही सोचते ना आपके इसी डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हो। हाँ हाँ, वही रखवाना था बट फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसे कर लो। हाँ हाँ, तो वो तो छोड़ देना, देखो छोटे चेयर्स वगैरह जो है, बाकी काउंटर। बड़ी टेबल कैसी? है ना, बाकी छोटा मोटा है। हाँ, जो मोटा सामान है वो भिजवा दो आप। व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं आपको, मैं घर की लोकेशन व्हाट्सएप कर देता हूँ ना। ओके ओके। मैं हूँ घर पे, मैं खुद घर पे हूँ, थोड़ी देर में फ्री हो जाऊँगा। हेलो हेलो बेटा, क्लास भी लेफ्ट कर दी बच्चों ने। किसने लीव कर दिया पता भी नहीं चलता। एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, मेरे ख्याल से बेसिक क्लियर है हमें। Yes, sir. चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या छोटे से पॉइंट्स है, मतलब जो हमें ध्यान देने हैं, या बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं ऐसा समझो। दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब ये ऑर्गेनिक की जान है समझ लो। ये समझ में आता है तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आगे। तो क्या होता है बेटा, दिस इज पार्शियल और कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एनी रीजन। तो ये क्या होती है बेटा, चाहे कैसे भी समझो, पार्शियल शिफ्ट हो जाए या कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाए, किसकी? सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स की, किसी भी वजह से हो चाहे वो,
और सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, आपको पता ही होगा, जो डायरेक्ट पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है और डबल या वो बनता है बेटा वो पाई होता है। तो पार्शियल और कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एनी रीजन, इसको इस वजह से जो फिनोमिनन अराइज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेटा। तो हमारे इस कैटेगरी में काफी सारे इफेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो हम सीखते हैं बेटा वो हम देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, और बेटा इसके कुछ पॉइंट्स है इंडक्टिव इफेक्ट के जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, मेरे साथ के साथ वो आप लिख लो, लिख साथ में लो, फिर उनको लिखने के बाद समझाएंगे बेटा हम, है ना। तो पहला पॉइंट बेटा लिखना साथ के साथ, अभी ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं, पोलैरिटी प्रोड्यूस सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन electronegativity, due to difference in electronegativity of bonded atoms। बस एक बार बेटा पॉइंट्स लिख लो फटाफट फटाफट। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज शार्पली एज डिस्टेंस इंक्रीज। Inductive effect passage throughout the chain। तो ये बेटा थ्रू आउट द चेन पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ऑल राइट, अभी मैं सब पॉइंट समझाऊंगा बेटा धीरे धीरे। very weak effect can be observed when other effects are absent। So beta quickly write this down, then I will explain you this। इज इट डन बेटा, लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो बेटा देखो, कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लिख लिया ना, मैं एग्जाम्पल्स ले लूँ अब। Yes, sir. चलिए देखो बेटा, मान लो एक कंपाउंड है H और H, Cl और Cl, क्या इनमें इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं क्या? No, sir. नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा सेम है जो बॉन्ड बना रहे हैं। एक और एग्जांपल, तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम बोलते हैं नॉन पोलर। बट यहीं पे देखो बेटा H So और last Cl, वाला नॉन बेटा CH, सॉरी CH3 है ये बना नहीं बेटा, दिस इज ऑल्सो CH3।
कलेक्ट कर लो बेटा, नहीं जा रहा, समझ में आया? CH3 CH3, ठीक है, ये CH3 है, हाँ लिख गया। HCl, बताओ ये क्या होगा बेटा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पे हल्का माइनस चार्ज आएगा और इस पे हल्का प्लस चार्ज आएगा। इसी तरह बेटा CH3Cl, इस पे हल्का माइनस चार्ज आएगा, इस पे हल्का प्लस चार्ज आएगा। तो इनको भी बेटा बोला जाता है पोलर, इनको पोलर बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? Yes. पक्का? तो बेटा यही होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, उन पे बेटा नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने की। अब एक बार के लिए दोनों एग्जांपल्स लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो। इज इट डन बेटा? जल्दी लिखो। Yes, sir. सर रेजोनेंस को बताओगे? बस बेटा इसके बाद रेजोनेंस सीखेंगे, बट शायद अगली क्लास में चलेगा वो रेजोनेंस। तो फिर क्या ये समझ आ गया हमें? यस सर। चलो बेटा देखो, अब देखो एग्जाम्पल, अब थोड़ा रियलिस्टिक इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ये है बेटा, देखो इफेक्ट, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है तो इस पे आएगा माइनस। अब बेटा इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे हल्का प्लस, बट इसका इफेक्ट पूरी चेन में होता है बेटा। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, कि ये पोलरिटी की वजह से जो चार्ज का ट्रांसफर होता है। बेटा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इफेक्ट घटता जाता है। तो इस पे समझो बहुत कम प्लस आएगा, इस पे और भी कम प्लस आएगा, और इस पे और भी कम प्लस आएगा। मतलब इफेक्ट तो सब जगह आएगा, बट यहां आते आते इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा बेटा। ये मतलब था हमारे अदर पॉइंट्स का, नेग्लिजिबल इफेक्ट। मतलब जो क्लोरीन का विदड्रॉइंग पावर है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी यहां आने तक। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या हमें? हाँ नहीं? Yes, sir. यहां आने तक इफेक्ट नेग्लिजिबल। बेटा देखो ये पोलरिटी प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे ज्यादा पोलरिटी यहाँ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे आगे भी कोई होता तो वहां तक भी जाता, बट ट्रूली स्पीकिंग 2 से 3 के बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है इफेक्ट। डिस्टेंस बढ़ने के साथ बहुत जल्दी डिक्रीज करता है। इज दैट क्लियर? Yes. तो लिखो बेटा, यहाँ पे लिख लो ये एग्जाम्पल फटाफट। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्लस आई इफेक्ट, हम बोलते हैं बेटा प्लस आई इफेक्ट। बेटू लिख लिया क्या? तो मैं आगे बढ़ू? Yes, sir. बेटा प्लस आई इफेक्ट में ऐसे ग्रुप्स आते हैं जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती हो। ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं बेटा ग्रुप्स। तो ऐसे ग्रुप्स में शॉर्ट में जा रहा हूं बेटा, जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, है ना? तो बेटा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो हाइड्रोजन पे हल्का प्लस आएगा और ग्रुप पे हल्का पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। अब खुद से सोचो, हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन देने की हिम्मत रखता है उस पे कैसा चार्ज होना चाहिए? क्या नेगेटिव चार्ज जनरली होना चाहिए बेटा? नेगेटिव है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम टाइप से हाइड्रोजन को देने की टेंडेंसी होनी चाहिए बेटा। नहीं, पॉजिटिव तो बेटा आएगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने के साथ उस पे हल्का पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा। नहीं समझ में आया ये? Yes, sir. तो इस तरह से बेटा नहीं सर। अभी बताते हैं बेटा, एक बार के लिए समझो, हम ऐसे समझो, ऐसे ग्रुप्स जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप्स। अब कंपेयर किससे किया जाता है? हाइड्रोजन से, मतलब जो हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हो। अब समझ में आ रहा है बेटा? बेस हाइड्रोजन को माना गया और कुछ नहीं। अभी देखो तुम्हें ग्रुप्स लिखता हूं तो समझ आएगा। मैं यहां बेटा ऑर्डर लिख रहा हूं इनका, प्लस आई का, ग्रुप्स का, अभी तुरंत समझ आ जाएगा, देखना। तो बेटा सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो करता है CH2 माइनस ग्रुप, मतलब CH2 के ऊपर माइनस लगा हुआ हो, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद आता है बेटा O माइनस। इसका मतलब ये डोनेट करेंगे अपनी तरफ से बेटा, इस एरो का मतलब है कि डोनेट करेंगे। उसके बाद आता है बेटा C डबल बॉन्ड O माइनस। उसके बाद आता है कार्बन का टर्शियरी अवतार बेटा। तो ये कार्बन कैसा है? टर्शियरी कार्बन, उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आता है कार्बन का सेकेंडरी अवतार, उसके बाद कार्बन का प्राइमरी अवतार, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है CH3 खुद। इस तरह से बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है बेटा? ये ऐसे ग्रुप्स है जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से बेटर है, ऐसा समझो। और लास्ट में इस क्रम में आएगा हाइड्रोजन। क्या अब बात समझ में आ गई हमें? Yes, sir. ये सारे ग्रुप्स बेटा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो अब इनको याद भी रखना है, और पावर इनकी डाउन जाते हुए डिक्रीज करती जाएगी। प्लस आई पावर डिक्रीज डाउन, जो मैंने ऑर्डर लिखा उसमें। तो CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, CH3H। तो ऐसे पावर्स इनकी डाउन द लाइन डिक्रीज होती जाएगी। तो ये बताना क्या चाहिए बेटा? खुद ही समझ गए होंगे। देखो इसमें पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये ज्यादा अच्छे से नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है? अरे इससे इलेक्ट्रॉन लेना बहुत आसान है ना। Yes, sir. हाँ, अब शायद समझ आ गया होगा। तो बेटा ये ग्रुप्स हमें याद रखने पड़ते हैं। याद रखने का तरीका है CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरह से याद रखते हैं। मिथाइल और हाइड्रोजन सबसे एंड में आ गया, जैसे इस तरह से अपन याद रखते हैं। तो फटाफट से एक ग्रुप लिखो, ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है, ऐसे लाइन बाय लाइन, और ऐसे ऑर्डर की फॉर्म में। जल्दी से लिख लो फटाफट। बी क्विक इन राइटिंग बेटा, लिखने में फास्ट रखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बेटा यहाँ CH3 हो जरूरी नहीं है, कोई भी कार्बन का ग्रुप हो सकता है, समझ गए ना? अरे समझ आ रहा है ना हमें? क्योंकि बस कार्बन कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ H की जगह कुछ भी और हो सकता है। इज दिस डन? No, यस नो बेटा जल्दी बोलो। done, sir. Yes. आगे बढ़ूं मैं?
चलो बेटा देखो, दूसरा होता है बेटा माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे बेटा। कोई भी ग्रुप जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर जिसकी बहुत ज्यादा हो, तो इनको बेटा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अभी इनका भी बेटा ऑर्डर वगैरह है वो ध्यान रखना है। क्या ये बेसिक समझे? प्लस आई का मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, किसके रेस्पेक्ट में होती है बात, हाइड्रोजन के। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, विदड्रॉ कर सके बेटा, किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। अब बेटा इसका बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो आप पूरा एक में, मैं तो क्या यहाँ पे 2 लिखूंगा, बट आप एक पेज पे लिखना कंटिन्यूअस। एक ज्यादा पेज बचाने के चक्कर में एक साथ मत लिखना, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड। क्यों, मैं सिखाऊंगा अभी। तो बेटा इसका जो ऑर्डर आता है यहां से शुरू होता है NO2 से। NO2 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O R, सॉरी दिस इज H नॉट OH, C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OR F Cl Br I OR OH C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2 ये बेटा लाइन नहीं आएगी यहाँ पे, नहीं तिरछी वाली, फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल और H, वही एंड में H। लिख लो बेटा, मेरे साथ साथ ही लिख लो इसे तो भले। नाइट को सलोने सयाने अलबेले को SCID ऑफिसर ने इस तरह फंसवाया CBI और उसके हेड CSP ने ही फंसवाया वसवाया होगा। अब देखो बेटा यहां से एक बार लिख लो सभी बच्चे इसको, फिर समझाता हूं बेटा। बेटा लिख लिया हमने।
बेटा वही, जैसे जैसे डाउन जाओगे पावर घटती जाएगी, तो यहाँ हाईएस्ट पावर है और यहाँ लोएस्ट। बेटा लिख लिया हमने क्या? प्लीज रेस्पॉन्ड। आपकी स्पीड तो मेरे राइटिंग डिवाइस पे लिखने से भी धीरे है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कितना टाइम हो गया राइटिंग डिवाइस पे लिखते? बेटा तुम्हें कॉपी में लिखते जितना टाइम हो गया उससे तो कम ही हुआ है। Done, sir. सर फ्रिक्शन कम लगता है सर उसमें। अरे बेटा बहुत लगता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू कैन नॉट इवन राइट। बेटा देखो ट्रिक क्या है, अभी इतने सारे ग्रुप पे बहुत डिफिकल्ट होता है याद रखना। हालांकि मैंने इतना सब तुम्हें जेई लेवल पे बता दिया है, बोर्ड में इतना सब काम नहीं आता, बट याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई थी, मैं पढ़ता था तब की, तो आप काम में ले सकते हो बेटा। नाइट को मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप है बेटा नाइट्रो ग्रुप, ग्रुप का नाम, तो नाइट्रो ग्रुप होता है, इसको नाइट को। इस ग्रुप का नेम होता है बेटा सल्फोनिक एसिड, तो सलोने, सल्फोनिक एसिड के लिए सलोने। इस ग्रुप का नाम होता है बेटा साइनाइड, तो साइनाइड का सयाने। इस ग्रुप का नाम होता है एल्डिहाइड, याद है क्या? नहीं भी याद तो अब से याद करो इन सारे ग्रुप Yes, के sir. नाम। इस ग्रुप का नाम होता है बेटा कीटोन। इस ग्रुप का नाम तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, तो हम एसिड ही बोलते हैं इसे। इस ग्रुप का नाम होता है बेटा एस्टर। इस ग्रुप का फ्लोरीन। अब ये बताने की जरूरत है क्या मुझे? भर लोगे फिल इन द ब्लैंक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, भर लोगे ना? ओवार को बेटा बोला जाता है ईथर, पर इसका ईथर के साथ कोई लेना देना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक का। ये ओआर है मतलब ओआर से समझो। ओएच को बोला जाता है बेटा हाइड्रोक्साइड, इसका भी ट्रिक से कुछ लेना देना नहीं है। ये ओ लिख दिया यहाँ, उसके हेड बंगाली में बोलते हैं ना ओएच। ये है बेटा कार्बन एसपी हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन एसपी हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो सीएसपी। नहीं, ये होता है बेटा अमीन, बट यहां भी इतना इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। और ये फिनाइल, तो इसका भी कोई खास वो नहीं है, बट समझ में आ जाता है। ये इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा विनाइल। ये विनाइल क्या होता है थोड़े टाइम बाद डिटेल में समझोगे, फिनाइल भी क्या है थोड़े टाइम बाद डिटेल में समझोगे, और होगा तो समझिए बेटा हाइड्रोजन। तो डिफरेंट ग्रुप्स है, यू विल लर्न अबाउट दीज ग्रुप्स, है ना, टेंशन ना करो, ऐसे चिंता मत करो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब इनके बारे में पढ़ना है। बट याद रह पाए पावर तो बहुत अच्छा है, नहीं भी रह पाए तो एक दो बार दिमाग लगाने से आ जाएगा, बट याद करने की कोशिश करनी है एटलीस्ट आफ्टर गिविंग दिस ट्रिक। इज दैट क्लियर? Yes, sir. श्योर? गुड टू गो? Yes, sir. तो बेटा लिख लो इसे, एंड प्लीज रिमेंबर दीज, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकी एप्लीकेशंस बेटा हमारे क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ये याद करने की कोशिश करना अपनी तरफ से पूरी। तो बेटा 12th की ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आएगी, हमें बहुत हेल्प मिलेगी, इससे ज़्यादा रेजोनेंस से हेल्प मिलती है, बट एनीवे ये काम में आता है, चीज़ें रटनी नहीं पड़ती और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। ऑल राइट, चलो बेटा थैंक यू, बट ये लिख के Thank you, sir. वो करना एग्जिट। थैंक्स सर।